हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वाचिंग ऑलवेज राहुल आफ्टर लॉन्ग टाइम। और ये वाला पार्ट आपने कभी ब्लॉग में देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने ब्लॉग यहाँ पे बनाया ही नहीं है। देखा भी होगा तो बहुत ही पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा। लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। सो बेसिकली वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये था कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था, बहुत से मेरे दोस्तों ने भी पूछा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये भी होगा कि तो पहले मेरा प्लान ये था कि मैं पहले देहरादून टू मनाली, मनाली टू वाया सिंकुला टू जंस्कार, फिर वो लिंक्सिड विलेज होते हुए मैं जाऊंगा ले एंड दैट बारालासला पास होते हुए मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गई। जनरली अप्रैल एंड तक या मई स्टार्टिंग तक खुल जाता है बारालासला पास, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है। सो मैं जंस्कार की बातें करने वाला हूँ, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट क्या होनी चाहिए हमारी। देखिए गाइज, बहुत लोग दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं और बहुत लोग जिनका घर कहीं पे पंजाब में है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टेक इट सिंपल। जो सबसे कॉमन रूट है दिल्ली से अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो मैं आपको एक साइट रिकमेंड करता हूँ। आप वो साइट ज़रूर से जाके विजिट करें। वो मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइट का नाम है फैल्कन राइडर्स। वो साइट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मैप मिल जाएंगे। वहाँ पे उनका जो मैप है वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो गूगल मैप में नहीं है, जैसे मैं हमारा वो जो रूट था सिंकुला टू पडुम वो गूगल मैप में नहीं था। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वेरी वेरी प्रिसाइजली। सो आप अगर दिल्ली से स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा दिल्ली टू मनाली विच इज़ अराउंड आई गेस 530 किलोमीटर्स। आप मनाली जैसे ही पहुंचोगे, अगर आपको निकलना है ज़ांस्कार के लिए तो मनाली टू आपको जिस्पा जाना पड़ेगा। जिस्पा इज़ अ वेरी गुड हॉल्ट। अगर आपको लाहौली वाइब चाहिए तो आप जिस्पा पे रुक सकते हो। अगर आपको बाइक को खींचना है तो आप मनाली टू डायरेक्टली भी पडुम कर सकते हो विच इज़ अराउंड आई गेस 220 to 30 किलोमीटर्स ऑफ कोर्स। बट वन थिंग मैं आपको दिमाग में एक चीज़ बता देना चाहूँगा। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में अब ज़रूर से जाके जाने से पहले इस नंबर पर कॉल कर ले क्योंकि वन वे ट्रैफिक है यहाँ पे। सो ऐसा ना हो कल निकले और कल बंद है, आपको वहाँ पे 2 दिन रुकना पड़ेगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली। जिसपा से आप आगे जाओगे थोड़ा सा तो एक ब्रिज आता है, ब्रिज के बाद आता है दारचा चेक पोस्ट। दारचा चेक पोस्ट के बाद 2 रास्ते कट जाती है। एक राइट की तरफ जो रोड जाती है वो चली जाती है ले के लिए, और जो सीधा रोड जाती है वो जाती है ज़ांस्कार के लिए। सो हमें राइट नहीं जाना है, ले नहीं जाना है, हमें जाना है ज़ांस्कार। जिसपा से दारचा से होते हुए सीधा जाएंगे हम शिंकुला। वहाँ शिंकुला जाते हुए शिंकुला से हम उतर के हम आएंगे एक सबसे पहला आपको एक टपरी मिलेगी गोम्बो रंजन से थोड़ा सा पहले। उससे पहले अब कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। खाना वाना जो भी आप ले लेना अकॉर्डिंगली, वरना वहाँ पे जाके ऐसा ना हो कि आपको भूख लगी या पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। दारचा चेक पोस्ट के बाद नीचे उतरने के बाद आपको एक चेक पोस्ट क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि आप ज़ांस्कार एंटर कर जाते हो। लंच के लिए सिर्फ आपको मिलेगा मैगी, पराठा एंड ब्रेड टोस्ट और चाय, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। आप आगे बढ़ोगे 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको 2 रोड्स मिलेंगी जो कि मैप में और कहीं भी यूट्यूब पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वो दोनों रोड्स पडुम की तरफ ही जाती है, लेकिन मैंने सुना है कि एक रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक रोड उससे भी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अच्छा दोनों में से कोई भी नहीं है। कोई अगर 95% ख़राब है तो कोई 98% ख़राब है। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये वाला जो रूट है, जो लेफ्ट से रोड, वो नई रूट है और ज़ांस्कार खुलते हुए इतना टाइम नहीं हुआ था। 2020 में ऑफिशियली रोड खुला था और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर मिलेगा आपको। पहली बात ये मैं तो बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवेंचर मिलने वाला है आपको। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा फटने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखने वाले हो। और 80 किलोमीटर बाद आपको एक गाँव मिलेगा जिस गाँव का नाम है रारू विलेज। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज 25 किलोमीटर्स बिफोर पडुम आई गेस। रारू के बाद आप पहुँचोगे पडुम। आपको घूमना है, मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे प्यारी प्यारी। हमारे पास समय नहीं होने के कारण हम जा नहीं पाए, बट यार नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्राई करेंगे कि ये सारी जगहों पे थोड़ा टाइम लेके जाए, 1 महीना तक जाए। अब पडुम से हमने जैसे एग्जिट किया था, पडुम से हमारे पास 2 ऑप्शन था। या तो हम ले जाते, ले से वापस होते हुए वो कारगिल वाला रोड पकड़ते हुए हम जाते, बट हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अभी निकल जाते हैं वाया रंगडुम विलेज। रंगडुम इज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज वंस अगेन। पडुम से हम निकले 105 किलोमीटर बाद आता है रंगडुम विलेज। उससे थोड़ा सा पहले 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले आता है पेंजिला पास और ड्रंग ड्रुंग ग्लेशियर, द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख। सो उसके बाद एक पैच आता है करीब 30-40 किलोमीटर्स का पैच आता है। दैट वाज हेल बैड। बहुत ही गंदा ऑफ रोड था और इस रास्ते की खुदाई हो रखा था। सो इस वजह से पूरी स्लस में बाइक चलाना पड़ रहा था। बट हाँ, हमें थोड़ा सा उसके बाद हम पहुँचते कारगिल में। स्टे करने के बाद हम निकल जाते सीधा श्रीनगर के लिए।
फिर हमने श्रीनगर से एग्जिट करते हुए हम पहुंच गए डायरेक्टली देहरादून। हमने 1 गो में किया था श्रीनगर टू देहरादून, विच इज़ अराउंड 720 किलोमीटर्स के आसपास था, जो कि हमने 1 गो में किया था। हालत खराब हो गई थी। दूसरा सवाल ये था कि यार क्या ज़ंस्कार के लिए परमिट लगता है? देखो गाइस, ज़ंस्कार के लिए बिल्कुल भी परमिट नहीं लगता है। परमिट उसी जगह के लिए लगता है जहाँ पे आपको ये जो, जैसे इस मैप में आपको एक डार्क ग्रे एरिया दिख रहा है, मतलब इनर लाइन परमिट जोन, जो उसी पार्ट के लिए बस आपको परमिट देना पड़ता है। ले तक आपको कोई परमिट नहीं लगेगा एंड पूरा ज़ंस्कार के लिए आपको कोई परमिट नहीं लगेगा। तो बिना परमिट के निश्चिंत होते हुए जाओ। ओके गाइस, तो तीसरा सवाल ये है कुछ लोगों का कि क्या क्या सामान हमें, कैसी कैसी प्रिपरेशन हमें करनी है। सो मैं थोड़ा बाइक से पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कि बाइक में आपको क्या क्या एक्सेसरीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाइक में आपको, अगर बाइक से अगर आपको ट्रिप करना है तो सबसे पहले आपको कुछ गार्ड्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बाइक कभी भी गिर सकता है और ऐसा ना हो कि आपका ट्रिप वहीं पे थम जाए बाइक गिरने की वजह से। सबको कुछ कुछ गार्ड्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि लेग गार्ड हो गया और सैडल गार्ड लगाना पड़ेगा। फॉग लाइट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी स्टक हो सकते हो और रात को अगर आपको चलाना पड़ेगा। हेडलाइट इज़ नॉट इनफ, नॉट एट ऑल। जितना भी अच्छा आपका हेडलाइट हो, हेडलाइट इज़ नॉट इनफ। आपको फॉग लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सम गार्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे आपको पत्थर वत्थर जो टायर से स्कीट होके आपके गाड़ी पे लगती है, तो ऐसा ना हो कि आपका इंजन में कहीं पे डैमेज हो जाए बड़ी बड़ी पत्थर लगने के कारण। सो आपको सम गार्ड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टायर्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टॉक टायर के साथ करो, लेकिन टायर आपका बहुत जल्दी घिसेगा और बहुत ज़्यादा टायर स्कीट करेगा। सो ऑफ रोड या ऑल टेरेन टायर्स ज़रूर लगा के जाएँ वैसे टेरेन्स में। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छा हेलमेट लेना है आपको। अच्छे हेलमेट के बाद आपको एक हाइड्रेशन पैक लेना है, क्योंकि बॉटल कैरी करना और राइड करना अब बहुत ज़्यादा, एक्चुअली होता क्या है ना, राइडिंग में आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। थकने की वजह से ब्रेन मतलब यार रहने देते हैं, यार बाद में करेंगे, ऐसा वाला सीन चलता है। तो आप इतना तामझाम नहीं करोगे कि बोतल निकालूं पीऊँ, इतना टाइटली पैक्ड अप है, बंजी कॉर्ड निकालूं खोलूँ उसको, ये सब नहीं करना रहता है, जो कि आपको अराउंड 1200-1300 में हो जाएगा सब कुछ मिला के, पाउच वोच मिला के। आपका राइडिंग गियर्स, आपको अच्छे राइडिंग गियर्स, एटलीस्ट लेवल 2 सर्टिफिकेशन वाले राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट ज़रूर पहनना है। बूट्स वाटरप्रूफ होने चाहिए। नॉर्मल बूट से आप राइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग आएगा। वाटर क्रॉसिंग आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि पानी पूरा घुस जाता है और ठंडे पानी में जब आप बाइक चलाओगे आपको इतना इरिटेटिंग फील होगा और आप बीमार भी पड़ सकते हो, क्योंकि सो मैं रिकमेंड करूँगा कि राइडिंग बूट्स ज़रूर लेके जाएं, वाटरप्रूफ बूट्स ज़रूर लेके जाएं। एंड कुछ छोटे मोटे सामान है जो आपको रेगुलर करते रहना है, जैसे कि चेन ल्यूबिंग, चेन स्प्रे, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। और हर एक राइड के बाद, हर एक दिन के बाद आपको ये ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी लगने के कारण चेन डैमेज हो सकता है आपका। टायर इन्फिल्टर लेना है, पंचर किट लेना है। पंचर किट अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ के वो देख लेना। एंड बंजी कॉर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना जो सैडल बैग, टेल बैग जो है, वो सारी चीज़ें क्या होता है कि आप राइड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हिलने के कारण वो आगे पीछे आ जाता है। उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो इनफ नहीं रहते हैं, इस वजह से हमें बंजी कॉर्ड बांधना रहता है। तो बंजी कॉर्ड ज़रूर ले लें, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं एकदम वीडियो के मतलब इस पार्ट के एकदम एंड में बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेडिसिन आपको लेना ही लेना है। ये तो एकदम अपने प्रायोरिटी लिस्ट के नंबर 1 पे रख दो। मेडिसिन आपको लेना ही लेना है, क्योंकि तबीयत अगर ख़राब हो जाता है, ट्रिप का बैंड बज सकता है और उस जगह पे आपको ना ही मेडिसिन मिलेंगे ना ही कुछ मिलेगा। गैस की दवाई लेनी है आपको, फीवर के लिए दवाई लेना है आपको, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए दवाई लेना है। लेकिन आप इस चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हो, एक ज़रिया है, जितना ज़्यादा हो सके पानी पियोगे तो आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस जो हैं एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आप एक्लेमेटाइज नहीं करोगे अपने आप को और आप सीधा पुश करोगे अपने आप को, तो फिर आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस बहुत गंदे तरीके से हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो और आप पानी पीना भूल गए या कुछ, तो दवा ले लेना। दवा हाइजीन हो गया, बहुत कुछ लेना पड़ता है आपको, लेकिन बेसिक जो थे यही थे। उल्टी के लिए दवा ले लेना, ये सारी बस कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं, आपको लेना है। और अगर कुछ हो जाता है फर्स्ट एड किट तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, कट गया या फट गया या कुछ भी हो गया। सो गाइज़, ये जो पार्ट है वीडियो का, अभी मैं कॉस्टिंग को लेके बात करने वाला हूँ कि आपका बजट कितना होना चाहिए। मैं ये मद्देनजर रख के बना रहा हूँ कि जितना कम से कम में हो सके हम ये कॉस्टिंग जो है इस ट्रिप को कंप्लीट करने का हम बना सके, और एक्स्ट्रा पैसे भी सब कुछ जोड़ जाड़ के मैं आपको पूरा एक ये चार्ट बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है नहीं करना है। तो फ्यूलिंग के लिए कितना आपको पैसा लग रहा है, और
लॉजिंग के लिए कितना ज़्यादा लग रहा है आपको, एकोमोडेशंस के लिए कितना ज़्यादा लग रहा है, खाने पीने के लिए कितना ज़्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए कितना लग रहा है, मतलब आपको बजट लेकर चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना बजट लेकर चलना पड़ेगा कि आप ट्रिप ये कंप्लीट कर सको, ये आपको पूरा एक चार्ट मिल रहा है। सो आप ध्यान से इसको देख लो, पॉज कर लो, समझ लो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आप हम क्या एडप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। बट ये दिस इज़ द बेसिक थिंग, यू गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि इतना अमाउंट ही मतलब आपको मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बेटर हॉस्टल्स में नहीं रहूँगा, बेटर होटल्स चाहिए मुझे, यहाँ रहना वहाँ रहना, वो डिफ़र कर जाएगा थोड़ा सा, इधर वो अप डाउन 19-20 तो चलते रहता है। ओके गाइस, तो एक आखिरी चीज जिस चीज के बारे में मुझे बात करनी, कैसी हमें परफॉर्मेंस मिली रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के तरफ, और क्या क्या चीजें जो मुझे अच्छी लगी इस बाइक में और क्या क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी इस ट्रिप के दौरान। क्योंकि जब तक आप उस पोटेंशियल तक पुश नहीं करोगे मशीन को, या अपने को ही पुश नहीं करोगे, तब तक आपको उस चीज की कमियां और उस चीज की अच्छाइयत नहीं समझ आती है। सो हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें खराब भी लगी। सो वो चीज मैं इस पार्ट में बात करने वाला हूँ। सो यार फर्स्टली स्टार्ट करते हैं बाइक की इंजन की। इंजन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कि इतना सुना था कि रॉयल एनफील्ड का इंजन इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है, ये रखता है वो रखता है। सो या इट वाज ट्रू। ऐसा नहीं हुआ कि इंजन बंद हो गया और स्टार्ट ही नहीं हो रही है बाइक, वैसा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया। और फ्यूल इकोनॉमी मैंने जो सोच रखा था उससे काफी बेहतर मिला, ऑन एन एवरेज 30+ मिला है हमें फ्यूल इकोनॉमी। दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड। ऑफ कोर्स ऑफ रोड पैच जब आया था, क्योंकि हम बाइक को घूम घूम कर रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे इतना फ्यूल इकोनॉमी ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि फ्रिक्शन ज्यादा बनता है, और ऐसे ही ऑफ रोड टायर से तो पावर ज्यादा खींचने के लिए फ्यूल जो है जल्दी जल्दी बर्न होता है। तो इस वजह से वहां पे फ्यूल इकोनॉमी हम कैलकुलेट नहीं किया था, बट ऑन एन एवरेज रोड्स में बहुत अच्छे फ्यूल इकोनॉमी हमें जो है मिला है। ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग, मुझे रॉयल एनफील्ड के ब्रेक्स मैंने पहले भी सुने हुए थे कि इतने अच्छे नहीं होते हैं, पर इस बार मुझे सही में दिख गए कि हाँ भाई अच्छे नहीं होते हैं। रियर ब्रेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन फ्रंट ब्रेक सिंकुला से पहले ही जिस्पा में हमारा फ्रंट ब्रेक पूरा खत्म हो गया था। हमें लगा कि भाई कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि, और थैंक गॉड कि मैं फ्रंट ब्रेक ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन टेरेन्स में फ्रंट ब्रेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रॉयल एनफील्ड के ब्रेकिंग थम्स डाउन, इंजन थम्स अप एनी डे एनी टाइम। और अब बात रही पावर की, क्या पावर इनफ था? देखो गाइस, पावर बहुत जगहों पे ऐसा लगा कि हाँ भाई जितना पावर चाहिए उतना मिल रहा है, और बहुत जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा वाला टेरेन था वहाँ ऑफ कोर्स पावर लैग मिला है। पावर ऑफ कोर्स मिला है क्योंकि बाइक फुल्ली लोडेड थी, विद द पिलियन थी, और BHP भी कुछ 20 के अराउंड है, तो पावर ऑब्वियसली हमें कम मिला है। फर्स्ट गियर में भी बाइक स्ट्रगल कर रही थी, ऐसा नहीं है कि बाइक इजीली चढ़ जा रही थी, बाइक स्ट्रगल कर रही थी, फुल RPM मैक्स आउट हो रही थी, फिर भी गाँव 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 करके चढ़ रही थी। सो या पावर लैग थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, बट या मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाता है। सो थोड़ा ध्यान रखना, अगर उससे ज्यादा नीचे की बाइक आप लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टेरेन बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे, बहुत ज्यादा ही इंक्लाइन थे। सो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। सो बी केयरफुल विद द पावर। बाकी तो हमें ना ही चेन में प्रॉब्लम मिला, ना ही कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम मिला। हमने कहीं पे कुछ भी नहीं कराया था। मनाली में एक बार हमने वो सम गार्ड बज रहा था, वो सम गार्ड हमने टाइट करवाया था, बाकी तो नहीं तो बाइक फुल्ली फिट थी, जैसे गई थी वैसे आई। सो बाइक ऑब्वियसली मैं और कुछ चीजें हैं, जैसे सस्पेंशन के बारे में लोग बोल रहे थे कि यार सस्पेंशन से क्या दिक्कत होता है, ऐसा होता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा और ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता तो और बेटर हो सकता था, बट आपको अगर मन बना लोगे ना कि मेरे को करना है, तो आप कुछ नहीं देखोगे, ठीक है। तो हमारा मन बना हुआ था, इस वजह से हमने कुछ नहीं देखा, हमसे हो गया, भगवान की कृपा से हो गया, आपसे भी हो जाएगा। सो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी बाइक में ये दिक्कत है तो क्या होगा नहीं होगा। बेसिक चीज अगर ठीक है तो ये सब मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आपका सस्पेंशन टूट गया है तो चलो बात अलग है। अगर सस्पेंशन, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ये वो, हो जाता है यार, हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, हो जाता है। कर दो बस, बिना सोचे समझे कर दो। सो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई। हाँ थोड़ा लॉन्ग टूरिंग जब हम 700 किलोमीटर कर रहे थे, सीट इतना स्पॉन्जी नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो हो रहा था, पेन हो रहा था। सो ये वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर से शेयर करें आगे दोस्तों को, और खुद भी देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में।